नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर फिजिक्स में आगे बढ़ रहे हैं और फिजिक्स में दोस्तों इसके पहले आपको हम ये पढ़ा चुके थे कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या की गई थी। लेकिन आज इस वीडियो में दोस्तों हम देखने जा रहे हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। इट मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव बाय हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स थियरी। ठीक है दोस्तों, ये जो इतना पार्ट मैंने इस समय अभी फिगर ड्रा किया हुआ है एक, और इस फिगर को आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, ठीक वही फिगर है। उस फिगर में इस फिगर को आप मिला कर देखेंगे, क्योंकि आप जो परावर्तन का नियम मैंने बताया था उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखने के बाद ही इसको देखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, समझ में भी बिल्कुल क्लियर मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इस समय हम सबसे पहले ये चलते हैं, हमारे पास ये है एक मीडियम 1, यानी कि एक पहला माध्यम है, और ये दोस्तों है मीडियम 2 दूसरा माध्यम है, और इसको हम मान लेते हैं रेयर। रेयर मतलब विरल, और ये है डेंसर। डेंसर मतलब सघन। ये मान लिया गया है कि तरंगाग्र जो आपतित तरंगाग्र ए बी है इस समय, क्योंकि अपवर्तन के नियमों की व्याख्या होने जा रही है, इसलिए एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाना चाहिए ना इसको, क्योंकि हम अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक माध्यम 1 है, थोड़ा रेयर है, और ये माध्यम 2 है, थोड़ा सघन है, ये डेंसर है। चलिए मान लेते हैं कि इस रेयर मीडियम में प्रकाश की यानी कि तरंगाग्र की जो चाल थी उसको हम v1 मान लिए दोस्तों, क्योंकि पता है, यहाँ मेरी बात समझिएगा, आप अपवर्तन के नियमों यानी कि रिफ्रैक्शन लॉ प्रूफ करने जा रहे हैं बाय द हाइगेंस प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट्स थियरी। तो आप ये जानते हो कि जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। कंटिन्यू अगर मेरा वीडियो पढ़ रहे हैं तो उसको पकड़े रहेंगे, बिल्कुल कवर अप करेंगे, अच्छे समझाएंगे आपको। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर एंटर करेगी तो इसकी चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, केवल आवृत्ति नहीं बदलती। केवल आवृत्ति एक ऐसी चीज है जो नहीं बदलती, ये ध्यान रखिए। तो इसीलिए हमने चाल को यहाँ v1 मान लिया कि ये तरंगाग्र इस माध्यम में चल रही है, इसकी चाल v1 है, और ये तरंगाग्र दोस्तों चल करके इस तल पर पड़ रही है, इसको हम अपवर्तक तल बोलेंगे, यानी जहां से अपवर्तन स्टार्ट होगा इस माध्यम से इस माध्यम के बीच। और इसका अपवर्तनांक भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं 1 और 2 ऐसे करके, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ये। तो दोस्तों जैसे ही ये तरंगाग्र ए बी का आपतन होगा, इस समय इसको हम एक कंसीडर किए हुए हैं, एक तरंगाग्र ए बी का आपतन हो गया। अब तरंगाग्र इसको हम क्यों बोल रहे हैं, आपको पिछले वीडियो में आप देखिए परावर्तन के नियम में, क्योंकि ज्यादा उसमें अच्छे समझाया गया, उसको डिटेल में बता चुका हूं, इसलिए उसको देख करके इसमें एंटर करिएगा। ठीक है, तो इसमें तरंगाग्र की चाल को हमने v1 कंसीडर कर लिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये तरंगाग्र यहाँ पे पड़ेगा, इस समतल ए डैश पर पड़ेगा ये तरंगाग्र, तो अब आप सोचिए कि बिंदु ए पर पड़ने वाली जो तरंग है इसका तो अपवर्तन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और आप जानते हो कि ये विरल से सघन में जा रही है तो थोड़ा माध्यम की ओर ये झुकेगी ना, ये झुकेगी। अगर ये आई है तो इस समय ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा आपने अभिलंब किया, अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली रेज है यहां से चलेगी, चलने के बाद इसका अपवर्तन शुरू हो गया। लेकिन ठीक उसी तरह समझो कि इसके बाद वाली जो किरण है थोड़ी बाद में पड़ेगी तो इसका अपवर्तन भी बाद में होगा, इसके आगे चलने वाली किरण का भी अपवर्तन बाद में होगा, सबसे लास्ट में बी से चलने वाली जो, देखो ये तरंगाग्र का ये पहला पॉइंट हिट कर गया ए पर, अभी बी वाला पॉइंट यहीं पे है। अच्छा, ए का अपवर्तन होकर के आगे बढ़ चुका, लेकिन बी से अपवर्तन अभी नहीं हो रहा, अभी आगे इसी माध्यम में चल रहा है। और मान लीजिए कि बी से ए तक जाने में समय अगर टी लगा, यहां से यहां तक जाने में समय टी लगा,
लेकिन उसी समय टी में ये बिंदु ए से चलने वाली किरण कुछ आगे बढ़ चुकी है और इसे पकड़ने के लिए फिर क्या करेंगे कि यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको यहां से एक आर्क लेना पड़ेगा और आर्क लेकर के आपको यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार से दोस्तों ये 90 डिग्री का एंगल आपने यहां बना लिया। तो इसको हम कहेंगे, मान लेते हैं यहां पे इस समय बी डैश नाम दे देते हैं इसको। समझ में आया? तो इस समय अगर ये आई है, ये आपतित तरंगाग्र होगा तो ध्यान रखिए ए बी डैश जो आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, ये परावर्तित तरंगाग्र हो जाएगा और इसको हम कंसीडर करेंगे यहां से आर। ठीक है, और अब बिंदु ए डैश से भी अगर अपवर्तन दिखाना है तो आप जानते हो कि यहां से फिर अगर अपवर्तन होगा तो जितना ये झुकी है अपने अभिलंब की ओर उतना ही इसको भी झुका लेते हैं। तो इस समय अगर ये इसके लिए आई होगा तो इसके लिए यहाँ आर होगा, इसको हम लिखेंगे नहीं। और ये तरंग मान लीजिए फिर से आगे बढ़ गई। तो दोस्तों ये जो तरंगाग्र चल रही है ये परावर्तित है और ये आपतित, यानी कि आपतित तरंगाग्र है और ये अपवर्तित तरंगाग्र हो गया। और यही अपवर्तित तरंगाग्र, जैसे मान लो हम अगर बीच में से भी एक रेज आपको ड्रॉ करना है दोस्तों, बिल्कुल शौक से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी आप चाहो तो ये दिखा सकते हो, ये इस प्रकार से चली जाएगी। ठीक है, और ये माध्यम बदल चुका है तो अब ये तरंगाग्र ए डैश बी डैश का जो चाल है बदल करके हमने V2 कंसीडर कर लिया, क्योंकि माध्यम बदल चुका है तो इसकी चाल बदल जाएगी। अब पूरी बात फिर से समझिएगा, यहाँ के ऊपर का हिस्सा अच्छे समझे होंगे, पिछला वीडियो जो परावर्तन का देखे हैं उससे। बस आगे इसमें चेंज क्या हुआ कि अब यहाँ से परावर्तन नहीं बल्कि अपवर्तन होगा। तो ये अपवर्तन इस बिंदु पर पड़ने वाली किरण का अपवर्तन तो प्रारंभ हो गया, लेकिन सबसे लास्ट अभी यहाँ से अपवर्तन शुरू हो गया, और जबकि ये बिंदु अभी इसी मीडियम में चल रहा है। तो बी से ए तक, ए डैश तक जाने में अगर टी समय लगता है मान के चलिए, तो टी समय में जब यहाँ पहुंचेगा तब कहीं ए से ये बी डैश तक पहुंचेगा। इसका मतलब बी से ए डैश तक जाने का समय और ए से बी डैश तक का जाने का समय बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल समय वही लगेगा जो इसको लगा हुआ है, लेकिन चाल बदल जाएगी। इसकी चाल अगर V1 है तो इसकी चाल यहाँ से ये V2 हो गई है। तो एक एक बिंदु को भी मैं समझा रहा था, पूरे तरंगाग्र को देखो, पूरा तरंगाग्र पहले ये आपतित हुआ है और इसके बाद जब फिर से यहाँ मिलेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ऐसा तल लेना है कि जो कंपन के समान कला में हो, तो ये संचरण की दिशा, तरंग संचरण की जो दिशा होती है ये तरंगाग्र के लंबवत होती है। ये सब जो बोल रहे हैं सब पिछले वीडियो में सब यूज किया हुआ वर्ड है। तो इसका नाम होगा अपवर्तित तरंगाग्र। यहाँ मैंने लिख रखा है ए बी आपतित तरंगाग्र है और ए डैश बी डैश अपवर्तित, यानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये अपवर्तित तरंगाग्र हो गया। और अब देखिए फिर वही बात, अगर हाइगेंस के नियम को याद रखेंगे तो आपको पता होगा कि तरंगाग्र किसे कहते हैं ये समझा दिया गया है, लेकिन यही तरंगाग्र कहा गया कि जैसे जैसे ये बिंदु पड़ेगा वहां से अपवर्तन शुरू होगा, ये सब नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। एक बिंदु यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे बिंदुओं से अपवर्तन शुरू होगा, ये सभी नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। इसके बाद थर्ड लॉ में बताया गया था कि अगर किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर अनुवालोक खींचे, जैसे कि ये ड्रॉ किया गया ना अनुवालोक स्पर्श रेखा, इसी प्रकार से इसका स्पर्श रेखा ऐसे, इसी प्रकार से इसका स्पर्श रेखा खींचते तो ऐसे मिलता, ये सब स्पर्शियां हैं। तो इस प्रकार से जो स्पर्श रेखा खींच रहे हो इस पे खींचोगे तो ये सब कहा गया था कि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया अनुवालोक तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। ये तरंगाग्र की नई स्थिति को उत्पन्न करता है। तरंगाग्र की नई स्थिति क्या हो गई, यही है ए डैश बी डैश, तरंगाग्र की नई अवस्था है और इसी का नाम रखा गया है अपवर्तित तरंगाग्र। समझ में आ गया? तो ये हाइगेंस के नियम से पहले इसकी व्याख्या समझा दी गई, लेकिन अब नंबर आया प्रूफ का दोस्तों। जैसे परावर्तन के दोनों नियम को हमने प्रूफ किया था वैसे ही अपवर्तन के दोनों नियमों को भी प्रूफ करना है। तो चलते हैं, सबसे पहला लक्ष्य हम लोग का है कि बी ए डैश और ए बी डैश की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे।
तो आप दोस्तों फिर से वही डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। चलिए सबसे पहले डिस्टेंस हम अगर बी ए डैश का लेते हैं, बी ए डैश यानी कि तभी तरंगाग्र पहले ही माध्यम में है तो उसमें चाल v1 था, समय t लगा हुआ था, याद है। लेकिन अगर डिस्टेंस हम ए बी डैश लेते हैं दोस्तों तो ये दूसरे माध्यम में है, इसकी चाल v2 हो जाएगी, समय लेकिन उतना ही लगा हुआ है। यानी कि बी ए डैश और ए बी डैश की वैल्यू हम यहां से कंसीडर कर ले, इसको 1 बना के छोड़ दी। बी ए डैश ए बी डैश को मान हमने निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब चलिए फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम लोग अपवर्तन के दोनों नियमों की पुष्टि करने जा रहे हैं कि अपवर्तन के दोनों नियम कैसे सत्य हैं हाइगेंस के प्रिंसिपल से। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या था दोस्तों कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लेकिन अब हम यहाँ यूज क्या करना है, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा ये तल ए ए डैश, ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं। पहले नियम में तो कोई दम है नहीं, पहला नियम बस आपको लिख लेना है कि चित्रानुसार एक आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश तथा तल ए ए डैश सभी एक ही तल में स्थित हैं। यह परावर्तन का प्रथम नियम की पुष्टि है। लेकिन दूसरे नियम में चलने के लिए क्या करना होगा, अब दूसरे नियम में आप जानते हो कि अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम है, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन कांस्टेंट, याद है ना। हाँ, उसको प्रूफ करना है। तो उसके लिए अब हम एक काम करेंगे, देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, इन ट्रायंगल ए बी ए डैश को ध्यान दीजिए, ए बी ए डैश को, उसमें मैं यूज करने जा रहा हूँ साइन आई। तो साइन आई बराबर, साइन आई है तो ये परपेंडिकुलर होगा बी ए डैश यानी लंब, अब बटे कर्ण ए ए डैश, याद है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, यानी लंब बटे कर्ण, लंब ये होगा और कर्ण का काम ये करेगा ए डैश। और इसी तरह से दोस्तों इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, इस ट्रायंगल में आओ, फिर इसमें साइन आर लगा दो। साइन आर लगाओगे तो इसमें क्या करोगे, साइन आर के लिए अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी डैश, अब बट्टे ए ए डैश, ठीक है। साइन आई का मान यहां से, साइन आर का मान यहां से, और इतना निकालने के बाद अब क्या करेंगे, साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई की वैल्यू यहां से लीजिए, यहाँ पे बी ए डैश बट्टे ए ए डैश और ए बी डैश बट्टे ए ए डैश, ए डैश अगर कैंसिल होगा दोस्तों तो बी ए डैश बट्टे ए बी डैश मिल गया हम लोग को। लेकिन बी ए डैश का मान समीकरण 1 में क्या है, V1t, और ए बी डैश का मान क्या है, V2t। तो आंसर क्या आ गया, V1 बटे V2। तो दोस्तों हम लोगों ने जो प्राप्त किया है साइन आई बटे साइन आर को, वो हमें मिल चुका है V1 बटे V2, और ये होता है कांस्टेंट, क्योंकि सभी तरंगों के लिए, सभी प्रकार के तरंगाग्र के लिए अगर ये मीडियम फिक्स है तो बार बार ये पाया गया कि V1 बटे V2 कांस्टेंट है। और इस प्रकार से यही था ना अपवर्तन का दूसरा नियम कि आपतन कोण के साइन एवं अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात अचर होता है, यही था ना सेकंड लॉ, जिसे स्नेल का नियम कहा गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये स्नेल के नियम की भी व्याख्या हो गई। और इस तरह से लिखने का काम क्या होगा, पहला नियम मैं बता चुका हूं, दूसरे नियम को यहां तक दिखाने के बाद लास्ट में आप लिख सकते हो कि यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। और इस प्रकार हाइगेंस के द्वितीय तरंग का सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या की पुष्टि होती है, यानी दोनों नियमों की व्याख्या कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार से अपवर्तन के नियम की व्याख्या थी। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों हाइगेंस के नियम के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन में से कोई एक प्रूफ करने के लिए आता है, इसलिए प्लीज बी अलर्ट, ठीक है। लेकिन अभी
जाइएगा नहीं, अभी वीडियो नहीं बंद करिएगा, ध्यान सुनिए मेरी बात, क्योंकि कुछ अच्छे रिमार्क्स इसमें हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसको अभी मैं हटाऊंगा, इसमें कुछ अच्छे रिमार्क्स मैं आपको देने जा रहा हूं, जरा आइए मेरे साथ, अभी बने रहिए वीडियो में दोस्तों अंत तक। क्योंकि आप लोगों में एक बहुत बड़ा दोष है कि वीडियो डाल रहे हैं कैसे, कितने मेहनत से, लेकिन आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देख रहे हो। ये हमें दिख रहा है कि आधा अधूरा देख देख के बीच में ऊब रहे हो कि क्या करने लग रहे हो पता नहीं, लेकिन ये आप का ड्रॉबैक है, जो भी कह लीजिए, आप कंप्लीट चीज़ों को पा नहीं पाएंगे और आप भटकते रहेंगे। कहा गया कि जब तक एक लाइन से ट्रैक पे एकदम चलेंगे नहीं, कहना नहीं मानेंगे। आप एक नहीं 10 वीडियो देखिए, तरह तरह के वीडियो देखिए, दिमाग में घुसने वाला नहीं है। कहा गया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जुड़े हो मुझसे तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्रमशः बने रहना है। क्रम से बने रहोगे तो जो भी अच्छाई रहेगी वो मिलेगी, कमी भी रहेगी वो भी मिलेगी, लेकिन सारी कमियों को मैं अपने वीडियोज में कंटिन्यू दूर करता रहता हूँ। तुरंत एक ही वीडियो में सब कमी को ढूंढने लगोगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रमशः स्टडी है ये। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को जब भी ओपन करिए तो शांतिपूर्वक, पहले तो झटके में ओपन मत करिए, शांति से ओपन करिए कि जब देखने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि टाइम उस पर लिखा होता है कितने समय का वीडियो, उतने समय पर्याप्त ले करके वीडियो स्टार्ट करिए। बीच में वीडियो बंद करेंगे आपका नुकसान होगा, मैं नहीं जानता, जैसे आपकी इच्छा। तो दोस्तों हाँ, एक रिमार्केबल पॉइंट, जरा आइए क्या है इसमें रिमार्क। रिमार्केबल पॉइंट यह है दोस्तों कि देखो, हाइगेंस का एक बहुत मजेदार पॉइंट इसमें है। आपको याद होगा, जरा याद करिए, साइन आई बटे साइन आर मैं जब बता रहा था आपको अपवर्तन का नियम, बिल्कुल स्टार्ट मेरे ऑप्टिक्स के, तो उसमें मैंने कहा था कि इसको 1n2 लिखते हैं, इसको फिर n2 बटा n1 लिखते हैं, फिर इसको v1 बटा v2 लिखते हैं, और फिर λ1 बटे λ2। इस प्रकार से इस लाइन को जरा याद कीजिए। और जिन लोग को ये नया लग रहा हो तो मेरे लास्ट बैक जाइए, वीडियो में ढूंढिए जिसमें अपवर्तन का नियम बताया गया होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम बताया गया होगा। और ये दोस्तों शुरू से देखेंगे, रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 या 3 या 4 में मिलेगा आपको। तो इस नियम को आपको याद होगा कि इतना नियम ये तो वहां तक बताया गया, लेकिन आप जानते हैं कि ये नियम मैंने जो लिख दिया था वहां पे इसका सोर्स कुछ बताया नहीं गया था। और आप जान लीजिए कि ये जो मैंने लाइन लिखा था, यहाँ बताया गया था, ये हाइगेंस ने ही ये बात सिद्ध किया था, इसके पहले तक नहीं पता था। इसका मतलब हाइगेंस ने देखो नया बात क्या बता दिया। रिमार्क 1 में लिखोगे हाइगेंस ने क्या बताया, मेन बात। इस प्रकार हाइगेंस ने यह भी सिद्ध किया कि स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तनांक 1n2 होता है, जो कि नियतांक होता है। लेकिन हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में यह भी सिद्ध किया कि साइन आई बटे साइन आर का मान प्रथम एवं द्वितीय माध्यमों में तरंगाग्र की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो नियतांक है कि ये v1 बटे v2 के बराबर होता है, यानी चालों के अनुपात के बराबर प्राप्त होता है ये v1 बटा v2। और ये नई बात है ये दोस्तों, ये पहले प्रूफ नहीं हुआ था, ये हाइगेंस ने ही अपने नियम में प्रूफ किया है। समझ में आ गई बात। और यही बात अगर मान लो यहाँ पे अगर प्रथम माध्यम अगर निर्वात या वायु होता, तो निर्वात वायु होता तो इसको आप C लिख देना, और माध्यम में होता तो इसको V लिख देना। अगर माध्यम में चाल V है और निर्वात अगर यह है, इसमें प्रकाश की चाल C हो जाएगी। मान लो ये विरल माध्यम निर्वात या वायु है, तो यही साइन है बटे साइन और C बटे V हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन अब एक बात जान लो कि साइन आई बटे साइन आर को अगर स्नेल के नियम से देखा जाए तो ये 1n2 था, और जबकि ये यहाँ पे C बटा V है। इसका मतलब ये हुआ कि जो n की वैल्यू है दोस्तों C बटा V, ये बड़ा मजेदार रिजल्ट है। यही रिजल्ट हमें पाना था, ये हाइगेंस के रिमार्क वाले पॉइंट में है। यानी किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वायु में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गई बात। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ये नोट करके लास्ट में लिख लेंगे। ये इसका रिमार्केबल पॉइंट है दोस्तों, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर।
अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कंप्लीट करता है दोस्तों। तो इस यहाँ तक के वीडियो को आप अच्छे से सेव करके रखेंगे दोस्तों। और अब इसमें तो ये दोस्तों आप सेव करके रख लीजिएगा। और अब हम इसमें इस चैप्टर में एक दो टॉपिक और है, और उन एक दो टॉपिक को समझने के लिए दोस्तों हम फिर से चलो थोड़ा सा समय लेकर के समाप्त कर लिया जाए इसी वीडियो में। इसको आप समझ गए होंगे अब तो। इसमें दो टॉपिक और है दोस्तों, जल्दी से इसको भी फिनिश कर लेते हैं। एक है इसमें प्रकाशिकीय पथ, ऑप्टिकल पाथ जिसको कहते हैं। जल्दी समझिए पहले है क्या ऑप्टिकल पाथ। इट मीन्स ये बताएगा दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि यह अपवर्तक तल है, समझिएगा ध्यान से, और ये प्रकाश की किरण इस माध्यम में चल रही है और यहाँ से इसका अपवर्तन हो रहा है। मान लीजिए विरल से सघन में है इस समय। ये मान लीजिए प्रकाश की चाल c है, इसमें प्रकाश की चाल v है और इसका माध्यम का अपवर्तनांक n है। ये 1 मीडियम और ये 2 मीडियम है। ऑप्टिकल पाथ नेक्स्ट हेडिंग डाल करके समझते रहिएगा। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल c है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v है, और ये विरल है और ये सघन है। तो ये आपतित किरण, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण होगी ना, तो इसको हम I और इसको R। चलो इसको लिखने का उद्देश्य दोस्तों है क्या, पहले समझिए प्रकाशिकीय पथ है क्या। इसका ये कहना है कि यदि किसी, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, यदि किसी माध्यम में इस माध्यम को ले लिया जाए, इस माध्यम में अगर स्मॉल t समय में अगर कोई प्रकाश किरण स्मॉल d डिस्टेंस तय करती है, अगर कोई प्रकाश किरण समय t में d डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसी मीडियम में, ठीक है, और इस मीडियम का अपवर्तनांक n है, अपवर्तनांक n वाले माध्यम में प्रकाश की किरण स्मॉल t समय में d दूरी तय करती है, तो कह रहा है कि यही प्रकाश किरण वायु या निर्वात में चलेगी। अगर ये n अपवर्तनांक वाला माध्यम है और ये निर्वात है यानी वैक्यूम, निर्वात में चलेगी तो उतने ही समय में ये nd दूरी तय कर लेगी। हमारी बात समझे। अगर प्रकाश किरण किसी माध्यम में स्मॉल t समय में d दूरी चलती है, तो अगर वायु में उतने ही समय में चाल इसकी देखी जाएगी तो nd दूरी चलेगी, यानी n गुना डिस्टेंस तय करेगी। ये तुलनात्मक अध्ययन है दोस्तों, ये ऐसे रफली नहीं बताया जा रहा है, इसको प्रूफ भी किया गया है, बड़ा इजीली समझ सकते हो आप, जल्दी से देख लो। अभी ये एक लाइन में ये पहले का लिख रखा हूं, इस लाइन को आप देख रहे हो, मैं पहले का लिख रखा हूं, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा ये बताओ कि मान लो निर्वात में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तो अपवर्तनांक n बराबर c/v होता है। ये आप ऑलरेडी जान चुके हो, ठीक है ना। इसका मतलब कि v के जगह पे हम चाहें तो c/n का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हटा लीजिए, ये हमें ज्ञात है पहले से, आपको अपने से बनाना होगा, लिख लेंगे क्या क्या। c वायु में प्रकाश की चाल है, v जो है माध्यम में प्रकाश की चाल है, और n जो है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक है। तो n बराबर c/v, तो v बराबर c/n, समीकरण 1 बना के यहाँ छोड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा अब अच्छा ये समझिए, मान लीजिए माध्यम के लिए अगर बात करें, माध्यम में स्मॉल t समय बराबर अगर देखा जाए तो समय बराबर दूरी अब बटे चाल होता है ना।
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मान लो समय t में किसी माध्यम के लिए स्मॉल t समय में चाल v है तो d/v होगा ना। लेकिन आप ये जानते हो ऑलरेडी कि v का मान हम रख सकते हैं c/n और ये हो जाएगा ND/c। इसको समीकरण 2 मान के छोड़ दो। और अब आ जाओ प्रकाशिकीय पथ। प्रकाशिकीय पथ, पथ का मतलब दूरी, और दूरी बराबर होता है क्या, वायु निर्वात में। लेकिन निर्वात में प्रकाशिकीय पथ यानी कि दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। और c को रहने दीजिए, समय यहां से t बराबर क्या होता, ND/c। तो c से c कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ND। यही दोस्तों निर्वात में प्रकाश का पथ है जिसको कि प्रकाशिकीय पथ नाम दिया गया था। तो ये इसका प्रूफ है। लेकिन प्रकाशिकीय पथ किसे कहते हैं दोस्तों, बस एक ही मार्क्स का आता है, बस इतना लिखना है कि अगर किसी n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश स्मॉल t समय में d डिस्टेंस तय करेगा तो वही प्रकाश वायु या निर्वात में उतने ही समय में ND दूरी तय करेगा, n गुना दूरी चलेगा। ये छोटा सा ही है लेकिन आपको कहीं कहीं बड़ा उलझा देगा, इसलिए बहुत सावधानी से उसको पकड़ के रखिएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों प्रकाशिकीय पथ। और एक हेडिंग हमारे पास और है, इस चैप्टर का समापन होगा यहाँ। आइए वो भी देख लेते हैं क्या है। तरंगदैर्घ्य परिवर्तन। चेंज इन वेवलेंथ, यानी कि तरंगदैर्घ्य में किस प्रकार से परिवर्तन होता है माध्यम बदलने पर। तरंगदैर्घ्य परिवर्तन माध्यम बदलने पर। माध्यम बदलने पर तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन। सबसे पहले देखिए ध्यान से, वायु या निर्वात में, इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम में दोस्तों आप देखोगे एक फार्मूला आपको याद होगा, V बराबर n लैम्डा, याद है वेव थियरी में, तरंग में V बराबर n लैम्डा याद है ना। बस उसी का यूज हमको करना है। तो वायु निर्वात के लिए अगर यही बात हम करेंगे, ये मैं केवल हिंट दिया हूं, लेकिन वायु निर्वात के लिए इसको लिखना होगा तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा मैं लिख रहा हूं। क्या क्या है, C वायु में प्रकाश की चाल है, लैम्डा वायु में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, और न्यू आवृत्ति है। यहाँ दोस्तों आवृत्ति को यहाँ से दिखाया गया है लेकिन हम यहाँ पे न्यू से दिखा रहे हैं। यहाँ पे न्यू जो आप देख रहे हो, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ, और C वायु में चाल है, प्रकाश की चाल है, स्पीड इन वैक्यूम, तब ये लिखा गया। लेकिन अगर माध्यम में देखा जाए, माध्यम का मतलब कोई मीडियम हो सकता है, इन मीडियम अगर देखा जाए तो अब चाल को हम भी लिख रहे हैं, न्यू को न्यू ही रहने देंगे, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा डैश कर दिया गया, समीकरण 2। आपको याद होगा कि न्यू को न्यू ही इसलिए रहने दिया गया है क्योंकि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन द इंसिडेंट रेज गोज फ्रॉम वन टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अंडरस्टैंड। तो ये C और V बस समीकरण 1/2 से आप लेके आइए इक्वेशन 1/2। दोस्तों देखिए क्या होता है, तो इसको लिखेंगे C/V
और इधर हो जाएगा न्यू लैम्डा अपान न्यू लैम्डा डैश। तो दोस्तों C अपान V इज इक्वल टू लैम्डा अपान लैम्डा। लेकिन C बटे V को आप क्या बोलोगे? अगर मान लो माध्यम का अपवर्तनांक n होता तो C बटे V को n कहा जा सकता है ना, यानी कि C बटे V बराबर n इज इक्वल टू लैम्डा अपान लैम्डा डैश। जहाँ पे लिखेंगे n जो है माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर लैम्डा डैश की वैल्यू हमको चाहिए तो लैम्डा बटे n से निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़े काम की चीज़ है, यानी n का मान हमारे लिए क्या था, ये C बटा V भी है, लेकिन इसी n का मान लैम्डा बटे लैम्डा डैश भी है। बड़ा ही यूजफुल रिजल्ट है ये दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपका बहुत बड़ा हेल्प। हमने देखा इसमें एक छोटा सा रिमार्केबल पॉइंट है, क्योंकि हम लोग हेडिंग जो डाले थे कि तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो n बराबर C बटे V बराबर लैम्डा बाई लैम्डा डैश था ना, ठीक है। तो इस पॉइंट को दोस्तों अगर आप समझना चाहोगे, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंगदैर्घ्य कैसे बदलता है, घटता है कि बढ़ता है कि अपरिवर्तित रहता है, हमें यही जानना है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों हमको ये मिल चुका है n इज इक्वल टू C अपान V इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा डैश। लेकिन आप ये जान चुके हो, इसको अगर हटा दिया जाए यहाँ से तो n इज इक्वल टू लैम्डा अपान लैम्डा डैश, ये हो गया। लेकिन अब आप ये भी जानते हो कि n की वैल्यू जो है हमेशा 1 से बड़ी होती है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा 1 से बड़ा होता है, और यही कारण है कि अगर ये 1 से बड़ा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा बटे लैम्डा डैश का मान भी 1 से बड़ा होगा, और तब लैम्डा का मान लैम्डा डैश से बड़ा हो जाएगा, है ना। लैम्डा का मान भी लैम्डा डैश से बड़ा हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा डैश छोटा है लैम्डा से। इसका मतलब अब लास्ट में रिजल्ट लिख सकते हो क्या, कि इससे सिद्ध होता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से, क्योंकि ये विरल में तरंगदैर्घ्य है और ये किसी सघन माध्यम में तरंगदैर्घ्य है, तो सघन माध्यम का तरंगदैर्घ्य विरल की अपेक्षा घट गया ना, तो लास्ट में लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो तरंगदैर्घ्य भी घटेगा, चाल भी घटेगी, देख रहे हो ना। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल भी घटेगी, उसका तरंगदैर्घ्य भी घटेगा, लेकिन आवृत्ति पर कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक रिमार्क इसमें आप डाल के लिख लेना, क्योंकि ये मिस्टेक से छूट रहा था इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है, इसको जरूर ध्यान देंगे क्योंकि 1 मार्क्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ओके, थैंक यू।